अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्टिक्योमेट्री जो है वो टॉपिक स्टार्ट करवाया था और उसमें हमने कुछ रिलेशनशिप्स जो थे वो मैंने आपको स्टडी करवाए थे कि केमिकल जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है दैट इन्वॉल्व सम रिलेशनशिप्स। ठीक है, उसमें कुछ रिलेशनशिप्स थे और उनकी एग्जाम्पल्स हमने की थी। हमने कंप्लीट रिलेशनशिप जो है वो सारे के सारे नहीं किए थे, सिर्फ मैंने आपको कुछ की एग्जाम्पल्स बताई थी। मोल मोल, मैस मैस, वॉल्यूम वॉल्यूम एंड मोल एंड मैस की हमने जो है एग्जाम्पल्स कर ली थी। और अभी हमारे पास जो है दो हमारे रिलेशनशिप जो हैं डैट इज मोल एंड वॉल्यूम एंड मैस एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप जो है हमारे अभी रहते थे। आपको याद होगा यहाँ पे देखो बेटे, आपने फर्स्ट में किया था मोल और मोल की कन्वर्जन, आपकी बुक में एग्जाम्पल दी हुई थी और एक आपको उन्होंने खुद से जो है वो करने के लिए एग्जाम्पल दी थी। फिर हमने दूसरा रिलेशनशिप जो है वो मैस और मैस का देखा था और उसकी भी एक आपको क्वेश्चन जो है वो क्विक चेक दिया हुआ था जो कि कल मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। नेक्स्ट रिलेशनशिप डैट इज वॉल्यूम एंड वॉल्यूम जो है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम अगला रिलेशन पढ़ेंगे बेटे, डैट इज मोल एंड मैस कैलकुलेशन जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। उसमें आपको फिर पहले की तरह बिल्कुल जिस तरह पहले रिलेशनशिप्स की आपको पहले एक एग्जांपल्स दी होती है और उसके बाद उसका जो है क्वेश्चन दिया होता है, यहाँ पे भी ऐसे ही दिया हुआ है। हम लोग कर रहे हैं मोल एंड मैस की कैलकुलेशन। ठीक है, सोडियम लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH इज यूज इन स्पेस व्हीकल्स। इट इज एम्प्लॉयड to remove exhale carbon dioxide from the living environment by forming solid lithium carbonate and liquid water. Calculate the mass of Li2CO3 and can be produced by 20 mole of LiOH. पहले तो बेटे आप इस क्वेश्चन में एक चीज जो है जो डैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आप उसको अंडरलाइन करें। डैट इज सोडियम जो आपकी सॉलिड है, सॉलिड लिथियम आपको दिया हुआ है, सॉलिड लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH, ये लिथियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। इसको स्पेस व्हीकल्स में यूज किया जाता है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ सकता है या ये आपका MCQ भी आ सकता है कि स्पेस व्हीकल में कौन सा सॉलिड यूज किया जाता है। तो आपको वहां पे पता होना चाहिए कि लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है वो यूज किया जाता है, या आपका आ सकता है राइट डाउन द यूज ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो उस केस में भी आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ यूज होता है। क्वेश्चन जब भी बनता है आपका, जब भी पेपर बनता है तो बेटे पूरी बुक में से बनता है। अब जो बच्चे बस कुछ कुछ स्टडी कर लेते हैं, टॉपिक वाइज स्टडी करते हैं, उनको तो ये तो चीज़ नज़र ही नहीं आती। तो आपने पूरी बुक को स्टडी करना होता है, एक एक लाइन को बेटे देखना होता है। इसको आप अंडरलाइन कर लें ताकि आपको हमेशा ये लाइन याद रखें, सॉलिड से लेकर व्हीकल्स तक। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन में Li2CO3 जो है इसका मैस फाइंड करोगे और ये प्रोड्यूस हो रही है 20 मोल ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड से। जो इक्वेशन आपको दी हुई है वो क्या दी हुई है, LiOH प्लस CO2, तो क्या बनेगा आपके पास, बन जाएगा Li2CO3 और साथ आपके पास क्या होगा, वाटर जो है वो भी एज ए प्रोडक्ट जो है वो बनेगा इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फॉर्म में। आपके पास गिवन क्या है, आपके पास गिवन है 2 मोल ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, डेट प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ Li2CO3। ठीक है, तो आपसे उन्होंने पूछा है कि अगर आपके पास इसके 2 मोल्स हैं, यानी कि LiOH के 2 मोल्स हैं और वो 1 मोल बना रहे हैं Li2CO3 का, तो 20 मोल ऑफ LiOH जो है वो कितना Li2CO3 प्रोड्यूस करेंगे। तो सिंपल है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएंगे मोल किसके, Li2CO3 के बेटे आ जाएंगे। अब हमें पता चल गया, अब हमने फाइंड करना है Li2CO3। तो Li2CO3 कितने प्रोड्यूस होंगे उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल्स हमने पहले फाइंड कर लिया, कितने फाइंड किए हमने, 10, और मोलर मैस इसका आपको मैंने फाइंड करना बताया हुआ है। मोलर मैस लगाएंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी कि कितने Li2CO3 जो हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं फ्रॉम 20 मोल ऑफ LiOH। क्लियर हो गया, छोटा सा सिंपल सा न्यूमेरिकल है। इसके बाद आगे आपको क्विक चेक दिया हुआ है 4.8। Calculate the mass of sodium hypochlorite NaOCl, a household bleach produced by the reaction of 2.25 moles of chlorine with excess sodium hydroxide.
द बैलेंस इक्वेशन इज 2NaOH प्लस Cl इज इक्वल्स टू NaOCl प्लस NaCl प्लस वाटर। देखो बेटे इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे आगे फर्दर क्वेश्चन है। पहले तो आप इसको अंडरलाइन करें, NaOCl ये किस चीज़ का फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है सोडियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मूला है और इसका यूज़ क्या है? इट इज़ यूज एज हाउस होल्ड ब्लीच। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि सोडियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, ये आपको फॉर्मूला दे के पूछ सकते हैं कि ये फॉर्मूला किस चीज़ का है और फिर इसका यूज़ भी आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। तो आपको बेटे ये सब कुछ पता होना चाहिए। अभी तक जितने भी हम लोग जो है रिलेशनशिप्स करके आए हैं उनमें क्वेश्चन में भी जो इक्वेशंस आपको दी हुई है ना बेटे, वो इक्वेशन आपने खुद से भी लर्न करनी है। ये भी आपके पेपर में आ सकती हैं कि कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशंस, तो आपको इक्वेशंस पूरी कंप्लीट करनी जो है वो आनी चाहिए। इसको भी अंडरलाइन करो। ऊपर मैंने आपको LiOH को भी अंडरलाइन करवाया था, NaOCl को भी आप लोग अंडरलाइन करें। अब मैं आप लोगों को ये क्विक चेक 4.8 जो है बेटे वो करवाऊंगी। लेट्स स्टार्ट। हम ये क्विक चेक कंप्लीट करेंगे। अपना क्विक चेक कौन सा कर रहे हैं हम लोग? इसी तरह एज यूजुअल जिस तरह मैं हेडिंग आप लोगों को दिलवाती हूँ आप लोग वैसे ही हेडिंग दें। यहाँ पे हम हेडिंग देंगे क्विक चेक, ठीक है। 4.8 इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा जो है न्यूमेरिकल्स थे, बहुत ज़्यादा हमारे प्रॉब्लम्स थे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में थ्योरी कम है और जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा हैं। आपको क्या दिया हुआ है बेटे इस चैप्टर में? इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हम पहले क्या लिखेंगे? हम पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है उसको आप लोग राइट करोगे। देन आगे हम लोग जो है फर्दर, हमेशा जब भी आपने न्यूमेरिकल करना है सबसे पहले आप लोगों ने हमेशा इक्वेशन ही लिखनी है। हम क्या करेंगे यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है उसको हम लोग राइट करेंगे जो आपकी बुक में दी हुई है। अगर वो बैलेंस नहीं होती तो पहले उसको आप लोग बैलेंस करोगे। इक्वेशन आपकी बुक में क्या दी हुई है? 2NaOH, ठीक है, प्लस आपको क्या दिया हुआ है साथ इसके Cl2। जब ये रिएक्ट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा? NaOCl प्लस NaCl और साथ क्या आपके पास NaCl प्लस साथ क्या बनेगा? वाटर, ठीक है। इक्वेशन हम पूरी लिखेंगे। ये क्या है? एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद ये क्या है? इन गैस स्टेट, ये भी एक्वस है, AQ आएगा इसके साथ। यहाँ पे क्या आएगा? ये भी AQ आएगा बेटे और यहाँ पे क्या आ जाएगा? लिक्विड आ जाएगा, वाटर इन लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। ये आपका रिएक्शन है जो बुक में दिया हुआ है और ये रिएक्शन आपका बेटे बैलेंस रिएक्शन जो है आपकी बुक में दिया गया। इक्वेशन आपकी बैलेंस है, ठीक हो गया। अब आपको गिवन क्या है? आपको 2.25 मोल्स ऑफ क्लोरीन जो हैं वो आपको क्वेश्चन में गिवन है, जो कि रिएक्ट करते हैं विद एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड और आपके पास जो है ये रिएक्ट करेंगे क्या? क्लोरीन जो है वो रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। आपने बताना है कि मैस ऑफ ये जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट क्या है बेटे? इसका नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइड, NaOCl। ये मैंने आपको क्या कहा था, इसको आप अंडरलाइन करो, ठीक है। अच्छा, अगर आप देखो यहाँ पे तो हमें इस इक्वेशन को देखो गौर से, मैं आपको समझाऊं। यहाँ पे बेटे 1 मोल ऑफ Cl2 ने 1 मोल ऑफ NaOCl प्रोड्यूस किए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2.25 मोल जो आपकी बुक में दिए हैं वो Cl2 रिएक्ट करेंगे तो कितने NaCl बनाएंगे? अगर 1 मोल रिएक्ट करके 1 मोल ये बना रहा है तो कॉमन सेंस है कि 2.25 मोल्स क्लोरीन रिएक्ट करेंगे तो 2.25 मोल्स ऑफ NaOCl बनाएंगे। कैसे? क्योंकि इन दोनों के दरमियान में जो रेशो है वो कितना है? 1:1 है, ठीक है। अगर ये 1 है तो ये भी 1 बन रहा है, अगर ये 2.25 होगा तो ये भी 2.25 ही होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? कैलकुलेट हम करेंगे मोलर मैस। किसका मोलर मैस कैलकुलेट करेंगे बेटे? मोलर मैस ऑफ NaOCl। बहुत दफ़ा मोलर मैस फाइंड करना मैंने आपको बताया, बार बार बताया है, मैं फिर बता देती हूँ, कोई बात नहीं, आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 22.99 ग्राम पर मोल, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है बेटे? इतनी दफ़ा बताया है मैंने, 16 ग्राम पर मोल। और नेक्स्ट आपका क्लोरीन का कितना होता है?
35.45 ग्राम पर मोल। क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने करना है मोलर मास ऑफ Na, इसका करी हूँ सोडियम हाइपोक्लोराइड का, ठीक है, हाइपोक्लोराइड का। अब हम कैसे करेंगे, इनको हम सबको ऐड कर लेंगे। 22.99 प्लस 16 प्लस 35.45। जब इन सबको हम ऐड करेंगे तो आपका क्या वैल्यू आएगी, 74.45 ग्राम पर मोल जो है आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये क्या आ गया बेटे, दिस इज योर मोलर मास ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, उसके बाद हमने फाइंड करना है मास ऑफ NaOCl प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस हुआ है उसका मास हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे मोलर मास ऑफ NaOCl प्रोड्यूस, तो इधर लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास बेटे। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2.25 आपको गिवन दिए हैं बुक में, और मोलर मास अभी हमने फाइंड कर लिया, डेट इज 74.44। ठीक है, यूनिट क्या था, ग्राम पर मोल था। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, 167.49 ग्राम आपकी वैल्यू आ गई। इसका मतलब हुआ कि जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि मोलर मास NaOCl का क्या होगा, तो NaOCl का मोलर मास बेटे क्या होगा, 167.49। ये आपका न्यूमेरिकल है, बहुत इजी था। ठीक है, एज इट इज़ जैसे मैंने किया है ऐसे ही आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में बेटे इसको उतार लें। क्लियर हो गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट जो है हम लोग क्या पढ़े हैं, रिलेशंस पढ़े हैं ना डिफरेंट टाइप के। अब हम अपने नेक्स्ट रिलेशन की तरफ चलेंगे जो कि हमारा लास्ट रिलेशन रह गया। बेटे ये उतार लिया सबने, इसको पीछे कर लूँ मैं, ओके। हम अपने नेक्स्ट रिलेशन की तरफ चलते हैं, डेट इज मास मोल कैलकुलेशंस, इसकी तरफ हम चलेंगे। ठीक है, baking soda NaHCO3 act as an anti-acid. It can neutralize excess hydrochloric acid secreted by a stomach according to the equation. ठीक है, यहाँ पे भी देखो आपके MCQs बन सकते हैं। बेकिंग सोडे का फॉर्मूला क्या है, NaH, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट है ये NaHCO3, और ये कैसे एक्ट करता है, इट एक्ट एज एंड एसिड। और इसका आगे रिएक्शन लिखा हुआ है, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब रिएक्ट करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो आपके पास क्या बनता है, NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। आपने इस ये जो आपका न्यूमेरिकल है इसमें क्या कैलकुलेट करना है, HCl के मोल्स। मोलर मास क्या है NaCO3 का 84। बेटे कैसे फाइंड आउट किया है, मैंने आपको पहले बताया हुआ, सबके एटॉमिक वेट्स को आपने एड अप कर लेना। उसके बाद आपने मोल्स ऑफ NaCO3 फाइंड करने हैं, आपको गिवन है 2.1, डिवाइडेड कर लेना है उसको आपने मोलर मास के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मोल ऑफ NaOHCO3 आ जाएंगे। और फिर आपका HCl का कितना यूज हुआ, इतने यूज हुए, तो हम लोग क्या कह लेंगे कि 2.1 जो NaCO3 है जब वो न्यूट्रलाइज करेगा HCl को, तो HCl के 0.025 जो हैं वो यूज होंगे। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आपको जो हमारी जो रिलेशनशिप है वो दी हुई है, मास इनटू वॉल्यूम कन्वर्जन दी हुई है। ठीक है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड STP विल यू प्रोड्यूस व्हेन 7 ग्राम ऑफ आयरन वर रिएक्टेड विद एन एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। STP का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। रिएक्शन आपको दिया हुआ है, ये आयरन है Fe प्लस H2SO4, तो ये आपके पास क्या बनेगा, FeSO4 बन जाएगा, साथ आपके पास H2 बनेगा। मोलर मास Fe का कितना होता है, 55। नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड करते हैं, स्मॉल m ओवर कैपिटल M हमने पढ़ लिया था। स्मॉल m यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको 7 दिया हुआ है, कैपिटल M हमें पता है मोलर मास कितना है उसका, 55 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे आयरन के। तो इसका मतलब अब हमने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, तो हम ये नंबर ऑफ मोल्स को स्टैंडर्ड जो मोलर वॉल्यूम है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी। मैंने कल आपको बताया था आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या होता है, 22.4 होता है, तो बेटे ये वही वैल्यू लगाई हुई है।
आपके जो रिलेशंस थे, डिफरेंट टाइप के जो हमने रिलेशनशिप्स पढ़े थे, सारे वो कंप्लीट हो गए। मैथ्स वॉल्यूम जो है वो लास्ट था। तमाम के तमाम रिलेशनशिप्स में बेटे आपके क्वेश्चन थे जो हमने सारे सॉल्व किए। उसके बाद क्विज भी थे, वो भी मैंने आप लोगों को करवाए। इन तमाम क्वेश्चंस में जितनी भी यहाँ पे इक्वेशंस दी हुई थी, सारी की सारी इक्वेशंस बेटे आपने लाजमी करनी है। इनको आपने बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ये आपके पेपर में आ सकते हैं डिफरेंट, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। हो सकता है कि ये सारी क्वेश्चन इकट्ठी एक क्वेश्चन में आ जाए कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस या राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, तो आपको ये सारी की सारी जो है आनी चाहिए। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक नंबर 4.7 पेज नंबर 85 के बिल्कुल लास्ट में, लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट। In many chemical processes, the quantities of the reactant are usually not present in the proportions indicated by the balanced chemical equation. Frequently, a large amount of inexpensive reactant is supplied because of the following reason. Number A, to ensure that the whole of the mass of the expensive reactant is completely converted to the desired product, to produce maximum amount of product to increase the rate of reaction. We know that large quantity of oxygen in chemical reaction makes things burn more rapidly. In this way, excess of oxygen is left behind at the end of the reaction and other reactant, that is fuel, is consumed earlier. This reactant which is consumed earlier is called the limiting reactant. In this way, the amount of the product that is formed is limited by the reactant that is completely used. Once this reactant is consumed, the reaction stops and no additional product is formed. The reactant which control the amount of product formed in the chemical reaction is consumed earlier is called limiting reactant or reagent. The maximum amount of the product formed depend upon the amount of limiting reactant in the chemical reaction. सिंपल सा टॉपिक है। टॉपिक हमने क्या रीड आउट किया बेटे? हमने रीड आउट किया लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट क्या होते हैं, ठीक है। जब भी कोई भी केमिकल प्रोसेसेस होता है तो जो रिएक्टेंट की जो क्वांटिटीज़ हैं बेटे वो क्या होती हैं, वो आपके पास कभी ज़्यादातर जो है वो प्रोपोर्शंस जो है में नहीं होती, यानी कि आपकी जो इक्वेशंस हैं वो क्या होती हैं, बैलेंस नहीं होती, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ जो है इनएक्सपेंसिव रिएक्टेंट जो है वो सप्लाई आपको जो है वो दी जाती है, और ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ इनएक्सपेंसिव रिएक्टेंट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, इनको प्रोवाइड करने के कुछ रीजंस हैं क्यों ये इतनी ज़्यादा लार्ज अमाउंट रिएक्टेंट की प्रोवाइड की जाती है बेटे। इसके क्या क्या मेन रीजंस क्या हैं? पहला इसका रीज़न क्या है कि इस चीज़ की इंश्योरिटी हो जाए, ये चीज़ यकीन दहानी इस चीज़ की हो जाए कि जो आपका रिएक्टेंट एक्सपेंसिव रिएक्टेंट यूज़ हो रहा है वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाए आपके डिज़ायर प्रोडक्ट में। यानी कि कोई भी जो डिज़ायर प्रोडक्ट हमें चाहिए, हमें रिक्वायर्ड है कि हमने ये वाला प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट जो है वो रिएक्टेंट की दी जाती है, ताकि जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करें तो हमारा डिज़ायर प्रोडक्ट जो है वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाए, कम्प्लीटली बन जाए। नंबर 2 क्या पॉसिबिलिटी है कि क्यों आपको रिएक्टेंट जो है वो ज़्यादा दिया जाता है? नंबर 2 क्या है, ताकि वही वाली बात है पहले वाली कि जो प्रोडक्ट है उसकी अमाउंट भी मैक्सिमम बन सके। ये ना हो कि अगर लिमिटेड थोड़ी सारी अमाउंट आपको देंगे तो फिर तो आपका प्रोडक्ट हो सकता है बने ही ना, तो आपको ज़्यादा अमाउंट रिएक्टेंट की दी जाती है ताकि आप मैक्सिमम अमाउंट प्रोडक्ट की जो है वो प्रोड्यूस कर सको। नंबर सी पॉइंट क्या है कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी इंक्रीज किया जाए। अगर आपके रिएक्टेंट जो हैं वो ज़्यादा होंगे, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी जो है वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट आपके पास जो है 2 चीज़ें आपको बताई हुई हैं। एक आपके पास आता है लिमिटिंग रिएक्टेंट आता है, ठीक है। जब बेटे आपके पास लार्ज क्वांटिटी दी जाए रिएक्टेंट की, ठीक है, कोई भी एलिमेंट हम ले सकते हैं रिएक्टेंट के तौर पे। कॉमन एग्जांपल आपकी बुक में किसकी दी हुई है? ऑक्सीजन की दी हुई है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की लार्ज क्वांटिटी जो है, लार्ज क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपको एज ए रिएक्टेंट दी जाए, जिससे आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है उसका मेन पर्पस क्या है कि होता है कि इट मेक थिंग्स बर्न मोर रैपिडली। तो जब आपको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो दी जाती है, तो जब जितना
रिएक्शन को कंप्लीट होने में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा उतना ऑक्सीजन तो कंज्यूम हो जाएगा और जो बाकी बच जाएगा वो रह जाएगा, ठीक है, वो डेट इज लेफ्ट बिहाइंड। और जितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड थी रिएक्शन को कंप्लीट करवाने में वो ऑक्सीजन यूज हो जाएगी और एंड पे जो है जो ऑक्सीजन लेफ्ट है बेटे वो जो है आपके पास एंड पे बच जाएगा, ठीक है, और डेट इज उसको जो है बाद में जो है कंज्यूम कर लिया जाएगा। तो ये रिएक्टेंट जो कि कंज्यूम हो गया, जो जल्दी कंज्यूम हो गया, उसको हमने क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग रिएक्शन। इस तरह जो प्रोडक्ट बनते हैं इस फॉर्म में वो भी लिमिटेड होते हैं और वो कंप्लीटली जो है मतलब मैंने आपको क्या बताया कि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होते हैं उनसे जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगी ना वो भी लिमिटेड होती है, ठीक है, और वो कंप्लीटली यूज्ड हो जाती है। दूसरी केस में हम ये भी कह सकते हैं कि जो रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ, जब वो कंज्यूम हो जाता है तो क्या होता है कि आपका रिएक्शन स्टॉप होता है और एडिशनल प्रोडक्ट जो हैं वो नहीं बनते। तो आप इसको डिफाइन कैसे करोगे कि द रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट जो कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में और जल्दी कंज्यूम हो जाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं या रिएजेंट कहते हैं। मैंने क्या बताया, मैं दोबारा बताती हूँ कि वो रिएक्टेंट जो कि प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करते हैं, जो जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है और जब आपके प्रोडक्ट बनने हैं उनकी अमाउंट को जो रिएक्टेंट कंट्रोल करते हैं और जल्दी कंज्यूम हो जाते हैं, उस तरह के रिएक्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएक्शन कहते हैं। या इसको ऐसे भी सिंपली आप डिफाइन कर सकते हो कि वो रिएक्टेंट जो कि दैट कंज्यूम अर्लियर, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कि वो कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो कि यूज की जाती हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट को आप किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हो कि दिस इज योर लिमिटिंग रिएक्टेंट। रिएक्टेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो उनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है वो हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, वो टॉपिक हम अब स्टार्ट करेंगे। 4.7.1 टॉपिक है स्ट्रेटजी फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। To identify a limiting reaction, the following 3 steps are performed. Number 1, calculate the number of moles from the given amount of reactant. Find out the number of moles of product with the help of a balanced chemical equation. Identify the reactant which produce the least amount of product as limiting reactant and the other as excess reactant. लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए 3 स्टेप जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। आपने वो तीनों स्टेप याद कर लेने हैं, फिर आगे उन स्टेप्स को आपको समझाने के लिए जो है आपकी बुक में बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं, 1 बाय 1 वो सारी एग्जांपल्स बेटे हम लोग करेंगे। पहला स्टेप क्या है कि आपने जो आपको गिवन अमाउंट रिएक्टेंट की दी जाती है, सबसे पहले आपने उनके नंबर ऑफ मोल जो है वो फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, हम लोगों ने बार बार फाइंड किए, आपको मैंने बताया भी है कि नंबर ऑफ मोल्स के लिए कौन सी इक्वेशन जो है वो यूज होती है, यानी कि स्मॉल एन जो फार्मूला था वो हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपने क्या करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं। पहले किसके हमने फाइंड किए, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के, अब किसके फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारी हमने लिखेंगे, हम लोग जो प्रोडक्ट बनेंगे उन प्रोडक्ट्स के जो है आप लोग नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करोगे। नंबर 3 पे आपने क्या करना है कि आपने रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना है कि जो लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फाइंड कर लिए ना, जिसके नंबर ऑफ मोल सबसे कम आएंगे वो लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होगी। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कौन सा प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, और वो उसको हम क्या कर लेंगे एज लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वही हमारा होगा। क्लियर हो गया, ये 3 पॉइंट थे, ये आपने याद करने हैं। उसके बाद हमारा आता है न्यूमेरिकल्स आते हैं कुछ जो कि आपके लिमिटिंग रिएक्टेंट ही को जो है डिस्क्राइब करेंगे फर्दर। पहला न्यूमेरिकल आपका है बेटे सैम्पल प्रॉब्लम 4.17 लिमिटिंग रिएक्टेंट की बेस पे जो है, कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस फ्रॉम 1.81 ऑफ अमोनिया, मोलर मास इज 17 ग्राम पर मोल। अमोनिया का मोलर मास भी आपको बता दिया है एंड 90 ग्राम ऑफ CuO, ठीक है, मोलर मास CuO का भी आपको बता दिया है। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग बैलेंस इक्वेशन, इक्वेशन क्या है यहाँ पे, रिएक्शन क्या हुआ है, अमोनिया रिएक्ट विद CuO, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है,
और यहाँ पे क्या है आपके प्रोडक्ट बने हैं कौन कौन से, नाइट्रोजन N2, कॉपर Cu और साथ क्या है वाटर इन गैस फॉर्म। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है यहाँ पे रेशोज इनकी। आपको मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने दिए हुए हैं बेटे, आपकी बुक न्यूमेरिकल में दिए हैं 18.1, यहाँ पे 18.1 है वहाँ पे, ऑफ अमोनिया। और इसको हम लोग किससे डिवाइड, जब आपने मोल्स फाइंड करने हो तो उसको डिवाइड करते हैं हम लोग मोलर मास के साथ, मोलर मास के साथ डिवाइड किया, फिर इसके मोल्स फाइंड करेंगे तो उसी तरह हम 90 को डिवाइड कर लेंगे 79 के साथ, वो आ जाएंगे। अब ये CuO कितना था यहाँ पे 3, और यहाँ पे आपके पास N2 कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं 1, तो हम यहाँ पे क्या रेशो लिखेंगे, हम रेशो लिखेंगे 3:1। तो इसकी रेशो कितनी हमारे पास आई है वो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, और इसकी रेशो कितनी आई है 1 आई है। यहाँ पे 3 है इसलिए इसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा। जब 3 को इससे कट करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.38 मोल आ जाएगा बेटे। अगला, पहले आपने किसका फाइंड आउट कर लिया बेटे, CuO और इसका N2 का। आप अगली जो रेशो है वो आपने किसकी फाइंड करनी है, अमोनिया की और N2, इसकी भी N2 के साथ फाइंड करनी है, इसकी भी N2 के साथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसका रेशो जब आप सेम वैसे ही प्रोसीजर वही है जिस तरह मैंने पहले बताया कि रेशो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे बेटे, बिल्कुल वैसे ही फाइंड करना है। आपका रेशो क्या आ जाएगा, 0.53 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप लोग देखो तो ये 0.53 आया, ये क्या आया था 0.38, इसका मतलब है कि ये एक हमारी लेस है, ये अमाउंट लेस आई है 0.3 आई है। इसका मतलब है कि CuO जो है दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो नाइट्रोजन ने जो प्रोड्यूस किए हैं वो कितने हैं 0.38 हैं, वो लेस हैं। अब हम लोग क्या कर लेंगे, हम नाइट्रोजन जितनी प्रोड्यूस हुई है वो फाइंड कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। वो कैसे फाइंड करेंगे, N मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M। N कितने हमारे आगे 0.38 आए हैं, और उसको हमने कैपिटल M हमें दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। इज डेट क्लियर? सिंपल आपका जो है ये एग्जाम्पल थी जिसमें आपको आपने जो है फाइंड आउट किया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो इनमें से कौन सा है, तो जिसकी अमाउंट कम आई डेट इज CuO, डेट इज 0.38 आया था, वो आपका जो था क्या था, लिमिटिंग रिएक्टेंट था। दूसरा प्रॉब्लम जो है 4.8 बेटे, वो भी लिमिटिंग रिएक्टेंट का प्रॉब्लम है, वो भी एक दफा मैं आपको जरा समझा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। When aqueous solution of Na2SO4 and PbNO3 are mixed, हमारे पास क्या बनता है, PbSO4 precipitates down. Calculate the mass of PbSO4 formed when 1.25 decimeter or 0.05 mole per decimeter PbNO3 2 and 2 decimeter cube of 0.025 mole decimeter cube Na2SO4 are mixed. रिएक्शन हमारे पास कौन सा होगा, Na2SO4 प्लस PbNO3 तो बेटे ये और ये प्लस है, ये माइनस है, ये दोनों मिलके PbSO4 बना लेंगे, और ये क्या बन जाएगा आपके पास NaNO3। नेट इक्वेशन हमारे पास क्या आ रही है, हमारे पास हम आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है, आपको सारे बताए भी हैं कि आपने क्या करना है कि जो PbSO4 है वो प्रेसिपिटेट यानी कि नीचे उसके प्रेसिपिटेट बैठ जाएंगे। आपने कैलकुलेट करना है मैस PbSO4 का। तो हम लोग PbSO4 को पहले देखेंगे, Pb ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, आपके पास क्या बनते हैं ये तो मैंने पहले बता दिया था, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों कंबाइन होके क्या बनाएंगे PbSO4 बना लेंगे। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल में दिया है कि 0.5 PbNO3 कंटेन 0.05 ऑफ Pb यानी कि लेड आयन। इस फॉर्मूले के मुताबिक हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ मोल किसके इक्वल होते हैं, हमने इक्वेशन पढ़ी थी N = C/V। इसकी कंसंट्रेशन आपको दी हुई है, इसका वॉल्यूम भी आपको दिया हुआ है, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएंगे मोल ऑफ Pb यानी कि मोल ऑफ लेड आ जाएंगे। अब आपको बुक में जो है Pb का दी हुई है कि इतने Na2SO4 जो है डैट कंटेन इतने मोल ऑफ SO4। ठीक है, इसके भी मोल, जैसे आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Pb फाइंड किया था, अब आप लोग क्या फाइंड करोगे, सल्फेट आयन SO4 के मोल्स फाइंड करेंगे। वही यहाँ पे भी इक्वेशन यूज करोगे आप लोग C × V। ठीक है, जो ऊपर हमने ये की है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किए, ये भी ऐसे ही करेंगे और आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, तो इस वैल्यू को अगर आप देखो तो आपकी रेशो क्या आ रही है, 1:1 आ रही है Pb + 2 की, और SO4 जो है 1:1 में रिएक्ट करते हैं। 0.5 मोल जो SO4 है वो कंज्यूम हुआ जब आपका इतना Pb जो है वो
ये बना, ठीक है ना। तो ये कम अमाउंट है, इसका मतलब है ये आपकी जो है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, ये याद रखना है आपने, ठीक है। जैसे पहले पिछले न्यूमेरिकल में हमारी CU की अमाउंट कम आई थी, इसमें इसकी अमाउंट कम आई, तो ये हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। और फिर हमने एंड पे क्या, इन द एंड बेटे हम लोगों ने वही करना है, बिल्कुल लास्ट जो प्रॉब्लम था वैसा ही प्रॉब्लम है ये भी। हमने क्या फाइंड कर लेना है, हमने फाइंड कर लेना है मैथ्स किसका, PbSO4 का मैथ फाइंड करेंगे। जो हमारा लिमिटिंग अमाउंट जो हमारी आती है, जो अर्ली यानी कि लिमिटिंग रिएक्टेंट जो हमारा आया है, जो कि पहले कंज्यूम हो जाता है, डेट इज SO4 आया था, उसकी हमारी वैल्यू क्या आई थी 0.05। तो 0.05 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 303 के साथ, ठीक है। 303 क्या था, ये था मोलर मास किसका, PbSO4 का। इसको हमने मल्टीप्लाई किया अपने लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ, डेट इज 0.5 वैल्यू उसकी आई थी। और जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 15.2, हमारी डिजायर्ड जो अमाउंट थी वो आ गई। इस पूरे जो हमने इक्वेशन की है, जो पूरा हमने अभी न्यूमेरिकल किया है, इसमें हमारा जो बेटे लिमिटिंग रिएक्टेंट आया है वो क्या चीज़ आई है, जो कि पहले कंज्यूम हो गया, अर्लियर कंज्यूम हो गया, देन PB वो क्या थी, डेट इज SO4-2 आ गई। हमने क्या कर लिया, हमने आज जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है बेटे उसको पढ़ा, और जो एक्सेस रिएक्टेंट है उसको भी जो है वो हमने पढ़ा। यहाँ पे आपकी बुक में एक डेफिनेशन भी दी हुई है, जो कि पहले मैं स्किप कर गई हूँ शायद, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। वहाँ पे आपकी एक डेफिनेशन है, डेट इज नोन एज एक्सेस रिएक्टेंट, ठीक है। ये भी आप लोगों ने करनी है, इसको भी पढ़ लो, इसमें हो सकता है कोई आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो, ये भी आप लोग देखो। फायर इज अ कंबशन रिएक्शन इन विच फ्यूल एंड ऑक्सीजन CO2 कंबाइन विच एट हाई यूजुअली एट हाई टेम्परेचर टू फॉर्म वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये फायर का रिएक्शन लिखा हुआ है कि कंबशन रिएक्शन है, ये भी आप पेपर में आपके आ सकता है कि कंबशन रिएक्शन है फायर, उसमें क्या होता है, तो आपने बताना है वंस द फायर हैज स्टार्टेड इट इज सेल्फ स्पोर्टिंग, ठीक है। ये सेल्फ स्पोर्टिंग है। एन इफेक्टिव वे टू क्विंच अ फायर इज स्मूथरिंग which reduces the amount of available oxygen below the level needed to support combustion. In other words, smoothing decreases the amount of excess reactant, foam, inert gas and carbon dioxide are effective substance for smoothing. Smoothing जो है बेटे ये substance होते हैं जो कि फायर को ख़त्म करने के लिए या फायर की जो अमाउंट है उसको रिड्यूस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, आग को बुझाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, इनर्ट गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी डिफरेंट जो हैं सब्सटेंस जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं यहाँ पे। और इनको हम लोग क्या कहते हैं, स्मूथरिंग कहते हैं। और ये इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये करते क्या हैं बेटे, ये जो एक्सेस रिएक्टेंट है जो हमारे पास ज़्यादा होता है, जो पहले मैंने आपको शुरू में हमने पढ़ा था, जो ज़्यादा हमें दिया जाता है रिएक्टेंट और उसके रीजंस थे वो क्यों दिया जाता है, तो उसकी अमाउंट को ये डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे जब आग लगती है तो एक्सेस अमाउंट में कौन सी चीज़ प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन को क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। और क्या कौन रिड्यूस करेगा बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड या इनर्ट गैस उसको रिड्यूस कर देगी। और इनके उसका रिजल्ट क्या आएगा कि आपकी जो आग है, जो फायर है, वो क्या हो जाएगी, वो बुझ जाएगी। तो ये हमने सारी क्या पढ़ ली, हमने जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट पढ़ा, फिर स्ट्रेटजीज पढ़ी उसको आइडेंटिफाई करने की, और इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है उसके लिए दो जो हैं प्रॉब्लम्स हैं वो हमने जो है कंप्लीट किए। आज के पूरे टॉपिक में कोई इतना ज़्यादा बेटे बड़ा थ्योरी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ दो प्रॉब्लम्स मेन थी, वो मैंने आपको करवाई। इस पूरे टॉपिक को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मुश्किल होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे मैं अपना टॉपिक बेटे ख़त्म करूंगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे, दैट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड अमाउंट ऑफ एनी अनरिएक्टेड एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूंगी। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, अपना ख्याल रखिएगा।